Hello students, welcome to daily news analysis of the Indian Express. Today the date is 28 October, so let's get started. Here the first news is related to Maldives. Alright, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, ये जो कैंडिडेट थे मुइज़ू, ओके, ये जीत गए हैं। इन्होंने हराया था इब्राहिम सोले को। इब्राहिम सोले was known as pro-Indian, okay. He is known for his pro-Indian stance, while this Mujzi is known for his pro-China stance. और यही थे जिन्होंने कैंपेन चलाया था इंडिया आउट का। ऑलराइट, और इन्होंने अपने जब इलेक्शन रैली करते थे तब उसमें ये कहते थे कि इंडिया की जो आर्मी प्रेजेंस है यहाँ पर, मिलिट्री प्रेजेंस, ओके, और वहां पर हमारी मिलिट्री तो क्या कर रही है, कोई फाइट नहीं कर रही है, वो नेवल सर्विलेंस वगैरह करती है, ठीक है, जिसका जो सर्विलेंस करना होता है, पेट्रोलिंग करनी होती है, वो काम करते हैं वहां पर, और ज्यादा नहीं है। Hardly 70 Indian military personnel maintain the New Delhi-sponsored radar system and surveillance aircraft. Okay, they patrol the Maldives exclusive economic zone. तो ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड विड्रॉ इट। तो he has claimed that he has started negotiation with India to remove its military presence. Alright. Next is now, as you know that Iran, right, it is supporter of Hamas, जो कि गाजा में है, राइट। इसके अलावा सीरिया में भी इसके काफी सारे लड़ाके हैं जो इसके लिए लड़ते हैं, ओके। एंड ईरान की एक आर्मी है जिसका नाम है ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ओके। इन्हीं के जो चीफ हुआ करते थे ना, उसको अमेरिका ने ड्रोन हमले में मार गिराया था, क्लियर। तब से इनके रिश्ते थोड़े से ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है इनके, ये सपोर्ट करते हैं सीरिया में जो यूएसए की आर्मी प्रेजेंस है उस पर अटैक करने के लिए, ऑलराइट। तो यूएसए भी इन पे अटैक करता रहता है। यूएस फाइटर जेट्स लॉन्च एयर स्ट्राइक ऑन 2 लोकेशन इन ईस्टर्न सीरिया लिंक्ड टू ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। A slew of drone and missile attacks against US bases and personnel in the region that began early last week. 900 more US troops have arrived in the Middle East or heading there to bolster air defense for US personnel amid a surge in attack by Iran-affiliated groups. ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट कि यहाँ पर एक हिजबुल्ला ग्रुप भी है, ओके, लेबनान में एक्टिव है, जो इसको भी इनडायरेक्टली ईरान ही सपोर्ट करता है। तो चाहे हमास हो, हिजबुल्ला हो या सीरिया में कुछ फाइटर्स हो, ठीक है, इन सब को सपोर्ट कर रहा है ईरान। इसलिए यूएसए और ईरान की कभी नहीं बनती, ऑलराइट। इनके भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। आगे चलते हैं। ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि ये मतलब इसमें जितनी कितनी भी बात कर लो आप, वो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलता रहेगा डेली, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि गाजा स्ट्रिप पर अभी तक इसराइल ने ग्राउंड अटैक लॉन्च क्यों नहीं किया है, ओके, ग्राउंड पे प्रेजेंस क्यों नहीं है, सिर्फ हवाई हमले क्यों कर रहा है अभी तक, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि गाजा में इसका, हमास का काफी ज्यादा अंडरग्राउंड नेटवर्क है, ओके। काफी सारे इन लोगों ने टनल्स बना रखे हैं। तो उस थ्रेट को देखते हुए अभी इजरायली फोर्सेस ग्राउंड लेवल पर नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो उस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसना चाहता जैसा कि अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ हुआ था। एक काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो गई थी, ऑलराइट, क्योंकि अमेरिकन आर्मी वहां पे पहुंच गई थी, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटी शुरू कर दी थी। तो वो ऐसी होती है लाइक जैसे जंगल है या एक जमीन में अंडरग्राउंड टनल है, वहां से निकले, फायर किया, सोल्जर्स को मारा और वापस चले गए अंदर, ऑलराइट। तो हमास इज नोन फॉर इट्स अंडरग्राउंड नेटवर्क, ओके, ये जो टनल्स बना रखे हैं। तो इसलिए इसराइल थोड़ा अभी कंजर्वेटिव है इस मामले में कि हमें करना है या नहीं करना है। चलिए यहां पर आते हैं। अडानी ग्रुप की जो प्रोग्रेस है, ठीक है, स्पेशली पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये बहुत ज्यादा तेजी से हुई है। एंड हमेशा ये रहा है कि गवर्नमेंट ने इसको इनडायरेक्टली हेल्प किया है एक्सपैंड करने में। अगर आज आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एवरी 500 किलोमीटर ऑफ अ कोस्ट लाइन, जो कि अगर हम अंडमान निकोबार को अलग कर भी दें, ठीक है, उसकी कोस्ट लाइन को, तो भी करीब 5000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है हमारे इंडियन मेनलैंड की। उसमें से हर 500 किलोमीटर पे आपको अडानी पोर्ट मिल जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग इज कि देखिए 2012-13 में टोटल जितनी कार्गो हैंडलिंग थी हमारी 933, उसमें से सिर्फ लेस देन 10% हैंडल करता था अडानी ग्रुप। बट नाउ हमारी कैपेसिटी बढ़ के हुई है 1400, ओके, मिलियन मैट्रिक टन। उसमें से 23%, ओके, ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ आर कार्गोज आर हैंडल्ड बाय अडानी ग्रुप। तो ये सब सिर्फ ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फेवर किया है। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन तो और भी है, और भी लोग आते हैं एक्विजिशन करने, बिडिंग करने, अगर कुछ हो रहा है तो, ठीक है। अब एक और चीज देखिए
कि यहाँ से 933 से 1433 तक हमारा कार्गो हैंडलिंग कितनी बड़ी इंडिया की कैपेसिटी 246 नो सॉरी इट्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 500 मिलियन मैट्रिक टन टोटल कैपेसिटी इंडिया की बड़ी है। उसमें से 246 तो अकेले अडानी ग्रुप की है, राइट। यानी कि हमारे पोर्ट सेक्टर ने जो भी कार्गो हैंडलिंग में तरक्की की है उसमें से 50% तो सिर्फ अडानी ग्रुप की है। एंड ये सब बातें ऐसी नहीं बोली जा रही हैं। इवन जो ब्यूरोक्रेट्स भी जो काम कर रहे हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स, इवन दे आर कंसर्न, एटलीस्ट 3 टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉर्मर कंपटीशन रेगुलेटर्स, ओके, इन कॉन्वर्सेशन विद, इन्होंने कहा है कि दिस मार्केट कंसंट्रेशन इन सच ए की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, दिस इज ए सीरियस रिस्क। ऑलराइट, इवन दे आर सेइंग इट। अगर हम अंडमान निकोबार की कोस्ट लाइन निकाल दें तो बाकी मेनलैंड इंडिया की कोस्ट लाइन है एग्जैक्टली 5422 किलोमीटर। ऑलराइट, जब 14 में इलेक्शन हुए थे, बीजेपी आई थी, उसके पहले सिर्फ एक मुंद्रा पोर्ट की हैंडलिंग करता था अडानी ग्रुप, और अब बढ़ के वो 14 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स हैंडल कर रहा है, ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ ऑल कार्गो। टर्मिनल्स का मतलब ये है कि जैसे अगर एक पोर्ट है ना तो उस पर कई टर्मिनल्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक पोर्ट ही एक्वायर करो, आप एक पर्टिकुलर पोर्ट में एक या दो टर्मिनल भी एक्वायर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप दो चीजें जरूर जान लीजिएगा, इस मैप में नहीं है। मेजर पोर्ट्स जो कि हमारे पास हैं टोटल 13, ठीक है, और कई सारे माइनर पोर्ट्स भी हैं, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुंद्रा पोर्ट है ना, दिस मुंद्रा पोर्ट, ये अभी भी माइनर पोर्ट ही कहलाता है, जबकि ये हमारे 13 मेजर पोर्ट से ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहा है, राइट। आप मेजर पोर्ट से ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हो, उसके बाद भी आपको माइनर पोर्ट ही माना जा रहा है, तो ऐसा क्यों, यहां पे एक्सप्लेन करते हैं आपको, ठीक है। ए माइनर पोर्ट आर अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट मैरीटाइम बोर्ड, देयर टैरिफ वर नॉट गवर्न बाय टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट। ओके, ये जो टर्म है ना, ये कंट्रोल नहीं करता है फिर आपकी जो कितनी आप टैरिफ लगा सकते हो शिप के आने पे और जाने पे, ठीक है। तो इससे अडानी ग्रुप को बेनिफिट मिलता है, दे कैन चार्ज हायर टैरिफ फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, एफिशिएंट ऑपरेशंस हैं हमारे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेजर पोर्ट। क्योंकि इंडिया की एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहा है कि एक जब शिप आती है तो फिर वो सारे पेपर चेकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब मिला के काफी टर्न अराउंड टाइम लग जाता है, एज हाई 6 to 7 days का टर्न अराउंड टाइम लग जाता है एक शिप को हमारे यहाँ मेजर पोर्ट पर। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर होगा, पेपर वर्क सब डिजिटाइज होगा, ठीक है, तो आपको टर्न अराउंड टाइम आप एज लो एज 24 hours भी कर सकते हैं, लाइक सिंगापुर इज फेमस फॉर इट। ओके, तो अगर अडानी ग्रुप प्राइवेट पोर्ट है, अगर वो टर्न अराउंड टाइम कम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि शिप्स के लिए मेजर अट्रैक्शन होगा कि हम अडानी पोर्ट पे चलते हैं रादर देन गोइंग टू एनी ऑफ द मेजर पोर्ट लाइक मुंबई और एनी अदर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। या देखिए, यहाँ पर हम लोग 3 लॉस लेकर आए थे, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट, ओके, 1927। इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए हम 3 लॉस लेकर आए थे, राइट, भारतीय न्याय संहिता एंड अदर्स। तो ये बिल, ये तीनों उस वक्त मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे, तब मैंने आपको कहा था कि अभी ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, फिर उसके रिकमेंडेशन आएंगे, फिर दोबारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, फिर इसमें कुछ चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट होंगी, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपना कुछ ओपिनियन दिया है कि ये जो 3 बिल्स हैं इनको रीड्राफ्ट किया जाए। इनमें काफी सारी जल्दबाजी की गई है, इनमें काफी सारी कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय न्याय संहिता ये किसको रिप्लेस कर रहा है, इंडियन पीनल कोड 1860 को। ओके, इट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोविजन टू डिफाइन एंड पिनलाइज ऑर्गेनाइज क्राइम, राइट। अब ये कह रहे हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की जो डेफिनेशन रखी गई है ना, वो काफी ब्रॉड है, और उस ब्रॉड से क्या होता है कि फिर एक डिस्क्रिशन आ जाता है गवर्नमेंट या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास, पुलिस के पास, कि वो किस तरीके से आपकी एक्टिविटी को इंटरप्रेट करते हैं, राइट। यहाँ पे डिफाइन किया गया ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट टू इंक्लूड ए गैंग, माफिया और रिंग इन्वॉल्व इन द गैंग, ओके, क्रिमिनलिटी, रैकेटिंग एंड सिंडिकेटेड ऑर्गेनाइज क्राइम। तो कमिटी का कहना है कि द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम इन द प्रपोज्ड लॉ इज मच वाइडर इवन व्हेन कंपेयर टू स्ट्रिंजेंट महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999। क्योंकि महाराष्ट्र का जो एक्ट माना जाता है ना, इसको कई बार क्रिटिसाइज करते हैं ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। ओके, तो आपने तो ये जो स्कोप रखा है ऑर्गेनाइज क्राइम का, ये और ज्यादा वाइड है, इसमें आप कुछ डिसेंट एक्टिविटीज को भी
इंक्लूड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक प्रोविजन है कि अगर आपने कोई गलत एक्टिविटी से पैसे कमाए हैं, ठीक है, और उससे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, ऑलराइट, लाइक सपोज कि आप किसी तरह की स्मगलिंग करते हैं, उससे आपने जो पैसे अर्न किए उससे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो इस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है सरकार। ओके, इट कैन सीज दिस प्रॉपर्टी। तो यहां तक तो ये बात ठीक लग रही है, ओके, कर लो। लेकिन प्रॉब्लम वहां आएगी जब ये प्रॉपर्टी मान लो इस स्मगलर ने या जिसने गलत काम से पैसा कमाया ऐसे किसी थर्ड पार्टी को बेच दी है। जैसे आप हैं, हम लोग हैं, हमने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी खरीद ली किसी से बिना ये जाने कि ये प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो गलत काम करता है, उसने गलत तरीके से अर्न की है, तो क्या गवर्नमेंट ये भी सीज कर लेगी? फिर इसमें इस पार्टी का तो नुकसान हो गया ना, इसको तो पता ही नहीं था कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ वो किस काली कमाई से आई है। राइट, it criminalize holding of any property derived or obtained from the commission of an organized crime or proceeds of any organized crime with the jail term of not less than 3 years and extended to life imprisonment. Okay, so there is recommendation to safeguard third party, at least वो जो third party है उसको तो आप safeguard कीजिए who may acquire such property unknowingly. Alright, इसके अलावा कमिटी कह रही है कि यार दो प्रोविजन जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए थे, सेक्शन 497 विच इज रिलेटेड टू एडल्ट्री, ओके, एंड सेकंड इज सेक्शन 377 जिसने अननेचुरल सेक्स, नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल सेक्स को दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। तो मे बी आपको देखने को मिले कि एडल्ट्री और दिस अननेचुरल सेक्स ये फिर से हमें आईपीसी का पार्ट मिले, यानी कि भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आर्टिकल्स तो काम के नहीं है, ये तो एक छोटी सी न्यूज़ है कि वो जो दोहा में, कतर में हमारे कुछ पुराने जो फॉर्मर नेवल ऑफिसर्स थे उनको जो डेथ पेनल्टी दी गई है, तो उसके अगेंस्ट इंडिया क्या लीगल और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगाता है उनको बचाने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग लिखा है उन्होंने। ये खुद भी फॉर्मर डिप्लोमेट है। नेक्स्ट इज, अब मैंने आपको पुरानी न्यूज़ में बताया था कि गवर्नमेंट एक प्रोविजन का यूज करने वाली है, दैट इज रूल 4(2), ओके, ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस जो आई थी 2021 में, ठीक है। इसमें ये जो रूल है ना, अब देखिए मैं आपको एम्फेसाइज करूंगा, कई बार इस तरह की कुछ रूल नंबर अगर आप याद रख लेंगे और अपना पॉइंट लिखने के बाद ऐसे एरो लगा कि ये रूल मेंशन कर देंगे ना, ये श्रुति शर्मा जी मैडम ने किया था, ठीक है। अगर आप ये करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं मेंस में, राइट। तो हर एक रूल या सेक्शन नंबर याद नहीं रखना, बट कुछ अच्छे रख लो, क्योंकि ये रूल इनको अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को कि अगर हम चाहें तो हम ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ओके, इनको कह सकते हैं, इनको ऑर्डर दे सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि असल में कोई न्यूज़ जो सर्कुलेट हुई है या कोई वीडियो जो सर्कुलेट हुआ है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, ट्रेस कीजिए इसके ओरिजिन को, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है जो आज हमारे आपके व्हाट्सएप वगैरह में यूज होता है, यानी कि दो ही पार्टी से उस मैसेज को रीड कर सकती हैं, भेजने वाला और सेंड करने वाला एंड रिसीव करने वाला, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें कह सकती है ये एनक्रिप्शन हटाइए और हमें बताइए कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो सर्कुलेट हुआ या ये पोस्ट सर्कुलेट हुई तो ये कहां से शुरुआत हुई है इसकी, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट। और ये किया क्यों जा रहा है? ताकि आप पॉलिटिकल मिस इन्फॉर्मेशन को रोक सकें, ठीक है। क्योंकि आज ये जो हमारा डार्क वेब है, ठीक है, इस पे मैंने मेंस 450 में आपको एक प्रॉपर लेक्चर भी दिया है डार्क पैटर्न्स पे, ठीक है। तो ये जो डार्क पैटर्न्स है ना, इनका यूज करके आज बहुत मुश्किल हो जाता है ये डिसाइड करना कि वॉइस जिसकी है क्या बॉडी भी उसी की है, ठीक है। ये सब करना या किसी की बॉडी पे किसी का फेस लगा देना, इतना परफेक्टली लगाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि रियल है कि फेक है, ऑलराइट। तो इस तरह के इलेक्शन टाइम पर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड होंगी कि फलाना लीडर ने, फलाना पार्टी के लीडर ने ऐसा बोल दिया, फलाना ने ऐसा बोल दिया, ओके। इसलिए गवर्नमेंट ने इन व्हाट्सएप, सिग्नल, फेसबुक, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब, इन सब के साथ इन सबको इसके अंडर में ऑर्डर दिए हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही, मतलब इसको गवर्नमेंट क्या गलत तरीके से भी यूज करती है अपने क्रिटिक्स को दबाने के लिए। जैसे मणिपुर में जब वो 2 न्यूड वेमेन का वीडियो आया था, तब उसमें भी यही था कि गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा था ये वीडियो हटाइए, बट क्योंकि सरकार का नाम खराब हो रहा था। बट उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप रियलिटी को दबा देंगे। तो इस सेक्शन का, सेक्शन 42, दिस रूल 42, इसका मिसयूज कर सकती है गवर्नमेंट अपने क्रिटिसिज्म को दबाने के लिए, ऑलराइट। Now, artificial intelligence tools can be used to generate all kind of synthetic media, authentic looking deep fake images, videos, voices of events that never occurred.
There is a risk of misleading users and influencing their action. This is a cause for concern, but the solution being proposed may be damaging, if not more than the problem itself. ठीक है, आपने इस डार्क पैटर्न की वजह से जो फेक वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हो रहे हैं, आपने उनको रोकने के लिए जो सॉल्यूशन दिया ना, वो सॉल्यूशन और ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है। अगर आप एन्क्रिप्शन या हटा देंगे इन सोशल मीडिया से, तो फिर आप किसी की भी मैसेजेस डिक्रिप्ट कर सकते हैं। नाउ ये सब हो रहा है अंडर दिस रूल 42 ऑफ 21 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस टू काउंटर पॉलिटिकल डीप फेक्स। The rule demands that all significant social media messaging entities must have capability to identify the first originator of information। ठीक है, अब अगर प्रिलिम्स में इतना से ही पूछ लिया जाए कि ये फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन या ट्रेसिबिलिटी ये किस कंटेक्स्ट में न्यूज में था, तो ये था इस इंटरमीडिएट गाइडलाइंस के कंटेक्स्ट में। ठीक है, कि आपको डिक्रिप्ट करना होगा, आपको ट्रेस करना होगा कि ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम किसने सर्कुलेट की थी। अब इसमें एक सबसे बड़ा रीजन ये आ जाता है कि सपोज कि चलिए मैं पहली बार पोस्ट भले ही कर रहा हूं, लेकिन मैंने फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है, मैंने कोई पोस्ट फॉरवर्ड नहीं की, मैंने उसे कॉपी किया एंड पेस्ट किया और फिर सर्कुलेट कर दिया। तो अब इस केस में तो ओरिजिनेटर मैं हो गया। ठीक है, कि मैंने कहीं पे कुछ मिला था, उसको मैंने डायरेक्ट फॉरवर्ड नहीं किया। फॉरवर्ड किया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, मैंने कॉपी पेस्ट करके फिर सर्कुलेट किया। तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना कि ओरिजिनेटर बन गए आप तो यहाँ पे, तो आपको अरेस्ट किया जाएगा इस केस में। ये एक और प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन है इसमें। राइट, सो ये ओरिजिनेटर रिक्वेस्ट की जा सकती है इधर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जैसा कि त्रिपुरा कोर्ट ने किया था जब उनके सीएम थे मानिक साहा, कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है, उनका फेक रेजिग्नेशन लेटर ही सर्कुलेट हो गया था व्हाट्सएप पे। और बाय द गवर्नमेंट यूजिंग द पावर टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। Now, the provision is primarily meant to target end-to-end encrypted platforms like WhatsApp. End-to-end encryption ensures that when one user message another, only two individuals will have key to unlock the message. Neither the company nor the government agency can ordinarily do so. This encryption is a powerful tool for preserving communications privacy। Okay, अब अगर आप यही हटवा दोगे या इसको ट्रेस करना अलाउ कर दोगे, डिक्रिप्ट करवा लोगे, तो फिर प्राइवेसी नहीं रह जाएगी ना। अब चलिए आप कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सोचिए, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को ले लेते हैं। ठीक है, उनकी दो लीडर्स के बीच में बात हो रही है। ऑलराइट, आप सपोज कि इन दोनों लीडर में से किसी ने रूलिंग पार्टी के, सपोज पीएम मोदी जी का ही कोई स्पीच सर्कुलेट कर दिया। ठीक है, मान लिया कि चलो जेन्युइन है वो, फेक भी नहीं है वो, बट गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि ट्रेस कीजिए कौन था जिसने ये सर्कुलेट किया था। ओके, और इसको टेक डाउन कीजिए, इस स्पीच को हटाइए। तो फिर ये तो आपने क्रिटिसिज्म प्राइम मिनिस्टर का या गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म रोकने के लिए यूज कर ली ना इस पावर को। तो ये चीजें हो सकती हैं। नाउ फॉर द सेम रीजन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज व्यू एंड टू एंड एनक्रिप्शन एज ए थ्रेट टू देयर फंक्शनिंग एंड कीप ट्राइंग टू लुक वेज फॉर अंडरमाइन इट। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमेशा चाहती है कि हाँ ये इंक्रिप्शन हटना चाहिए ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन ईजी हो जाए। Rule 42 are to aid in the prevention and investigation of certain type of serious offences. This includes threat to India's sovereignty. Okay, no, look carefully the grounds. Threat to India's sovereignty, okay, genuine है। Security of the state, genuine है। Public order, ये थोड़ा सा वाइड इंटरप्रिटेशन बनता है इसका। लाइक अगर स्टूडेंट्स के एग्जाम में पेपर लीक हो रहा है या किसी एग्जाम में करप्शन हुआ है, आप बच्चे से प्रोटेस्ट का ही कॉल दे दें। ठीक है, तो वो तो आप उसको भी कह सकते हो ना कि उस ओरिजिनेटर को ढूंढो जिसने ये पोस्ट बनाई थी कि हम लोग इस तारीख को इतने बजे सीएम हाउस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो भी फिर आप तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो आपको वल्नरेबल कर सकते हैं टू अनड्यू अरेस्ट। ओके, सेक्सुअल ऑफेंसेज विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ओवर 5 years। ठीक है, तो ये जो पब्लिक ऑर्डर वाला है ना, ये ऐसा एक प्रोविजन है जिसमें शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जस्ट अ सेकंड गाइस, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि पेंसिल की बैटरी चली जाएगी। Now, the listed ground gave ample scope for interpretation by courts and the government. Okay, so public order एक ऐसा प्रोविजन है जो दिक्कत दे सकता है आपको। सेकंड, फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज, तो यहाँ पे मैंने वही बताया आपको कि अगर कॉपी एंड पेस्ट किया है तो फिर मैं ओरिजिनेटर हो जाऊंगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द लॉग्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ एवरी मैसेज इज मेंटेन्ड। ठीक है, इट विल कॉम्प्रोमाइज द प्राइवेसी ऑफ ऑल मैसेजिंग यूजर। बाकी यहाँ पर वो मानिक साहा वाला केस है जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है पंजाब फार्म फायर डाउन बाय हाफ, तो इस पे ये जो क्रॉप रेसिड्यू बर्न करते हैं पंजाब में, उस वजह से दिल्ली की एनसीआर की पूरी एयर पॉल्यूट होती है। इस पे ऑलरेडी मैं मेंस 450 प्लस में आपको एक लेक्चर दे चुका हूँ, आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट, सी राइस प्रोडक्शन टू डिप 3.7% ड्यू टू अनइवन मानसून। अब इसको आप रिलेट कर सकते हो क्लाइमेट चेंज से। ओके, इस बार पूरे नॉर्थ इंडिया में फ्लड आए तो उस वजह से भी डिक्लाइन हुआ। उसके बाद मार्च में हीट वेव आई थी, तब वीट प्रोडक्शन पे भी अफेक्ट पड़ा था। तो इसको आप अपने क्लाइमेट, जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना और क्लाइमेट चेंज की, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली हमारी फूड सिक्योरिटी पे भी फर्क पड़ेगा। राइट, फिर राइस को लेकर गवर्नमेंट ने 3 स्टेप लिए थे। पहला, हमने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती व्हाइट राइस। ऑलराइट, उसके बाद बासमती राइस में भी हमने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। ठीक है, नॉन बासमती राइस में। और उसके अलावा हमने वीट एक्सपोर्ट भी बैन किया था उसके पहले। ठीक है, देन वी ऑल्सो बैन द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। तो अल्टीमेटली बात यही आ जाती है कि हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसीज है ना, इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। हम काइंड ऑफ हुक अप्रोच लेकर चलते हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती इसमें। ओके, दैट्स इट आई थिंक। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स एंड ओके, आज एक्सप्लेन पेज नहीं आया है। ओके, यहाँ पर है हमारा इकोनॉमी पेज। तो टाटा आर्म टू बी फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मेक आईफोन्स। तो ये अच्छी बात है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग ऑटोमोबाइल में वी आर अ मैन्युफैक्चरिंग हब नाउ। ओके, thanks to most probably the Japanese companies and the German companies. And now in mobile phones also we are becoming a manufacturing hub. Okay, so that a good sign for our Make in India project, या आप कह लीजिए कि असेंबल इन इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, कि मोस्टली तो हम असेंबल ही कर रहे हैं, अभी तो चिप्स वगैरह लाते हैं एंड सब करते हैं, क्योंकि खुद अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग, और हम लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं कि हम लोग सेमीकंडक्टर एंड चिप मेकिंग में भी अपने आप को प्रमोट कर सकें। लेकिन अभी ऐसे कोई ज़्यादा हाई फाई प्रोजेक्ट्स में आए नहीं है। एक आया था फॉक्सकॉन का, तो वो शायद अभी स्टक हो गया बीच में। राइट, पीएम कॉल्स फॉर ग्रेटर सेल्फ रिलायंस इन साइबर सिक्योरिटी हार्डवेयर। ओके, हार्डवेयर क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो इंडिया इज ऑलरेडी एक ग्लोबल हब। ठीक है, सॉफ्टवेयर सबसे अच्छे बढ़िया हम लोग ही बनाते हैं, बट हार्डवेयर में कहीं ना कहीं पूरा, हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड चाइना पे रिलाई करता है, ताइवान पे रिलाई करता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जापान और साउथ कोरिया। राइट, तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर बनाने की हमें जरूरत है, वरना ये हार्डवेयर के जरिए ही एक ZTE कंपनी है चाइना की, हुआवी है। ठीक है, इन सब पे एलिगेशंस लगे हैं अमेरिका में कि ये लोग जो हार्डवेयर बनाते हैं ना, उसमें ये लोग एस्पियोनेज करते हैं हम पे। राइट, कि इन्हीं के बनाए हुए हार्डवेयर आप अपने कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स वगैरह में यूज करोगे, और उन पे जब आप एक हाईटेक रिसर्च वगैरह करते हो तो वो डेटा चोरी करते हैं ये लोग चाइना वाले। ठीक है, ये एलिगेशंस यूएसए में लगे हैं। नेक्स्ट इज अंबानी सीजन्स कैट शेयर होल्डर नोट, नॉट इम्पोर्टेंट। Okay, nothing there as well. All right, here is a explain page. I thought आज नहीं आया है. Now, leave this. That's not important. Roasters can recognize themselves in a mirror. Again, not that important. कतर और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप बस मैप देख लें। कतर को लेकर हम जो भी, इसके बारे में काफी सारी बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ना हमेशा से सेंचुरी रहा है। तालिबान लीडर्स भी यहीं पर रहते थे, उन्हीं के साथ फिर यूएसए ने नेगोशिएट किया था एज अ कतर एज अ मीडिएटर, और सेम इज गोइंग विद दीज हमास लीडर्स। राइट, ये भी सारे के सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके मिलिट्री लीडर्स हैं, वो सब यही हैं। ठीक है, वो भी कतर के थ्रू ही नेगोशिएट करते हैं। अब इसराइल की जब हम बात करते हैं तो इसराइल का ना पूरा फोकस रहता है ईरान पर, कि ईरान को सपोर्ट करता है, बट दोहा यानी कि कतर, ये भी बहुत ज्यादा फंडिंग देता है इनको एंड इवन आर्म्स भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कतर का रोल है। और आप याद कीजिएगा कि इसको एक बार निकाल भी दिया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन है, उसने उसको निकाल भी दिया था एक बार। ठीक है, ये है कतर, ये है इनकी नॉर्थ फील्ड। ओके, दिस इज पर्शियन गल्फ में लाई करता है। ये है नेचुरल गैस। ठीक है, ये इनके ऑयल के रिसोर्सेज एंड ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो गैस रिजर्व इनके पास बहुत ज्यादा है। और इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी इन नेचुरल गैस इज अराउंड 50%। राइट, और अब याद कीजिए कि ये गैस हमें बहुत जरूरी होती है क्योंकि हमें फर्टिलाइजर बनाने हैं।
राइट। और हमारे यहाँ फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया की नीड कुछ ज़्यादा ही है, और रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद इन फर्टिलाइजर के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। ओके। इसके अलावा हम नेचुरल गैस का कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी करते हैं, तो उसके लिए भी हमें ज़रूरत है। और गैस की हमें रिक्वायरमेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा है। आप याद कीजिए कि हम लोगों ने इसके लिए 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए थे। एक तापी पाइपलाइन, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आएगी, और एक आईपीआई, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, ओके। क्योंकि गैस की ज़रूरत हमें दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है, एक फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ऑलराइट। नाउ now, given the government's concerted push to increase natural gas consumption, imports are the only likely to rise in the coming year. Okay, even if domestic production of natural gas increases, क्योंकि नेचुरल गैस क्या है कि पॉल्यूशन वाइज एक क्लीन सोर्स मानी जाती है एज कम्पेयर टू कोल। ओके, हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी गैस ज्यादा यूज करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू कोल, लेकिन अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है हमारे पास, और हम जैसे जैसे इसको प्रमोट करते जाएंगे तो ये और ज्यादा बढ़ता जाएगा। Now, Qatari gas has a sizable share in India's LNG purchase from the spot market. स्पॉट मार्केट में आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। आप ऑन द स्पॉट आप डील करते हो कि इतने में देना है, इतने में खरीदना है, ठीक है। नॉट काइंड ऑफ फ्यूचर की हम अभी बता देते हैं आपको कि हम इतने डॉलर में आपसे खरीदेंगे और इस डेट को खरीदेंगे। वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है, स्पॉट ट्रेडिंग का ऑपोजिट। ओके, इंडिया ने अपने सामने टारगेट रखा हुआ है टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द प्राइमरी एनर्जी मिक्स टू 15% बाय 2030, जो कि अभी 6% है, ठीक। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन द कोल। It is a cleaner alternative to conventional petroleum fuels like diesel, petrol, and is usually cheaper than crude oil. For India, which has import dependency of over 85% in crude, gas is both more affordable as well as better transition fuel in the energy transition pathway. राइट। फिर वो जो रिटायर्ड नेवी पर्सनल का जो केस है वो तो एक अलग चैलेंज है हमारे लिए डिप्लोमेटिकली। ओके। नाउ यहाँ पे ये सब मत जानो क्या वैल्यू है, कितना इंपोर्ट करते हैं, इतना अंदर घुस के नहीं पढ़ना है हमें, not for our UPSC kind of thing. Right? US ally sympathizer of Hamas, Qatar's unique position Middle East, तो वो यही सब बातें आ जाएंगी जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। चाहे हमास के साथ डील करना हो, तालिबान के साथ डील करना हो, आपको करना कतर के थ्रू ही पड़ेगा। ओके, नाउ बंगाल में पीडीएस स्कैम हुआ है, वो होता रहता है, सब जगह चलता रहता है, वो आपके काम का नहीं है। बस ये है कि गुड गवर्नेंस के नाम पर कैसे जनता को लूटा जाता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।